तो जो लास्ट टाइम हम लोगों ने बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया देख लिया था। आज हम लोगों ने बैक्टीरिया सेल के पार्ट्स पढ़ने हैं कि जो बैक्टीरिया का एक सेल है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके पार्ट्स क्या हैं। ये एक डायग्राम है, बेसिक सी आपकी बुक में भी डायग्राम बनी हुई है। ये पहले आपके जहाँ पे चैप्टर शुरू हो रहा है ये यहाँ पे ये थोड़ी सी जो है वो हेजी हेजी सी है। फिर भी पहले हम इसमें से चीज़ें देख लेते हैं। ये एक बैक्टीरियल सेल है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि बैक्टीरिया का जो सेल होता है प्रोकैरियोट होता है। ये इतने मॉडिफाइड सेल नहीं है, ये बेसिक से सेल होते हैं जिनके अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेलिज भी नहीं होंगे। लेकिन इट सेल्स जो है, बैक्टीरिया का जो सेल है उसकी जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं वो तीन है। तीन मेम्ब्रेन्स इसके गिर्द होती हैं फॉर इट्स प्रोटेक्शन। सबसे जो है अंदर होती है इसकी, ये है इसकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसे। फिर उसके बाहर ये डार्क ग्रीन सी जो है दैट इज सेल वॉल। हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं कि जो सेल वॉल है वो प्लांट्स की एक प्रॉपर्टी है। हम लोगों ने यही जो है बेसिक जो फाइव किंगडम सिस्टम पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि एनिमल्स जो हैं उनके के गिर्द सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट्स के गिर्द सेल वॉल भी होती है जो उसकी जो है टर्जिडिटी को मेंटेन करती है, जिसकी वजह से प्लांट इतने टर्जिड होते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने उसी किंगडम सिस्टम में बैक्टीरिया को अलग से ही एक किंगडम में रख दिया है, क्योंकि ये एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके गिर्द सेल वॉल मौजूद होती है। लेकिन इसकी सेल वॉल जो है वो दूसरे प्लांट्स की सेल वॉल से डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होगी इसकी कॉम्पोजिशन? प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, इसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। नाउ व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकन? ये हम पढ़ते हैं, पहले हम ओवरऑल जरा इसके स्ट्रक्चर देख लें। फिर हम लोग जो है देख रहे हैं सेल वॉल के बाहर एक और मेम्ब्रेन है दैट इज कैप्सूल। कैप्सूल जो है ये सबसे बाहर है, देन सेल वॉल, और सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर ये न्यूक्लियर मटेरियल हर जगह पे फैला हुआ है। जिस जगह पे फैला होता है विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब ये न्यूक्लियोइड के स्पेलिंग यहाँ पे ठीक लिखे हुए हैं, आगे टेक्स्ट में गलत लिखे हुए हैं, तो इसका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अंदर ये जो फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज साइटोप्लाज्म। ये जो दानेदार स्ट्रक्चर ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं। ये जो इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको नजर आ रही हैं ये पिलाए हैं, इनको सिंगल को पाइलस भी कहा जाता है। और ये एक विप लाइक कोड़े की तरह का जो स्ट्रक्चर है दैट इज फ्लैजेला। अब हर चीज़ का काम है, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मौजूद होती हैं लेकिन इस डायग्राम में नहीं है। उस हिसाब से मैंने ये डायग्राम भी दिखाई है। ये थोड़ी इजी है, सेम वही चीज़ है, लेकिन क्योंकि कल को आपने ये सारी चीज़ें ड्रॉ करनी है तो ड्रॉ करने के लिए आपको एक इजी सा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया जाए जो आके कल कल को आप ड्रॉ भी कर लो। ठीक है, तो ये देखें, ये थोड़ा सा इजी स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी हैं जो कि आपके टेक्स्ट में लिखी हुई हैं लेकिन आपकी पिछली डायग्राम में नहीं थी, जैसे ये इंक्लूजन बॉडीज हैं इसके अंदर और ये मीजोसोम है इसके अंदर। तो ये सारा अब हमने पढ़ना है। यहाँ पे उस पर पिलाई लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया था कि सिंगल पाइलस कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है। सेम वही सेल मेम्ब्रेन सबसे अंदर, फिर उसके बाद सेल वॉल एंड देन सबसे लास्ट में कैप्सूल सबसे बाहर। न्यूक्लियोइड वो सारा जो न्यूक्लियर मैटर है विदाउट एनी मेम्ब्रेन न्यूक्लियोइड हो गया। यहाँ पे एक प्लाज्मिड भी शो किया हुआ है। ये डबल रिंग होता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, इसके अंदर भी डीएनए और क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, इसका भी एक स्पेसिफिक काम है। ये हम लोग एक एक करके जो है पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़नी है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है हमारे बैक्टीरिया का दैट इज इट्स सेल वॉल। सेल वॉल जो है ऑलमोस्ट तमाम बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं, बस एक टाइप है बैक्टीरिया की जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती एंड दैट इज माइकोप्लाज्मास। विद द एक्सेप्शन ऑफ माइकोप्लाज्मा ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल। इसको अंडरलाइन कर लें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू भी बन सकता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है दैट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती है? सबसे पहली चीज वो प्रोटेक्ट करेगी। आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है। उसके अलावा उसके अंदर क्या है चीज मौजूद है? उसके अंदर जो चीज मौजूद है उसको वो शेप देगी। तो इसके दो काम है, नंबर वन इज प्रोटेक्शन एंड नंबर टू इज शेप। ये इसके दो काम हो गए, सेल वॉल के ये दो काम है।
एक वो प्रोटेक्ट करेगी, एक वो शेप देगी। अब नेक्स्ट चीज आती है इसकी कॉम्पोजिशन। मैंने आपको बताया, सारी हिस्ट्री बताई कि सेल वॉल जो थी वो पहले कॉमन कॉन्सेप्ट था कि प्लांट्स में मौजूद होती है, एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं होती। लेकिन बाद में जब बैक्टीरिया में सेल वॉल मौजूद पाई गई, तो फिर उसको प्लांट और एनिमल दोनों से अलग करके एक अलग से किंगडम में रख दिया गया, उसका ग्रुप भी अलग कर दिया गया क्योंकि इसके फीचर्स अलग हैं इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो इसके अंदर जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल वॉल से डिफरेंट होती है। मैं आपको बता चुकी हूँ, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, इसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकन? पेप्टिडोग्लाइकन एक बड़ा, बहुत बड़ा जो है वो मॉलिक्यूल है, एंड इट कंटेन्स टू अमाइनो एसिड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल मोरामिक एसिड। कह रहे हैं कि ये जो है दो अमाइनो एसिड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है। अमाइनो एसिड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। अमाइनो एसिड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट का मतलब, थोड़ी जरा पहले इस इंग्लिश को थोड़ा समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है और उसके ऊपर या उसके अंदर अमाइनो एसिड का कोई चेन जो है वो अटैच होगी। अमाइनो एसिड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट का मतलब यह है कि कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है और उसके ऊपर कोई अमाइनो एसिड्स अटैच होंगे। ठीक है, तो ये दो हैं, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल और उसके ऊपर अमाइनो एसिड अटैच। एक है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल और उसके ऊपर अमाइनो एसिड अटैच। दूसरा क्या है? एन एसिटाइल मोरामिक एसिड। और ये दोनों आपस में जो हैं कैसे जुड़ जाते हैं? ये जो उसके ऊपर अटैच्ड, दोनों मॉलिक्यूल्स के ऊपर अटैच्ड अमाइनो एसिड है वो आपस में एक दूसरे को जोड़ लेते हैं, आपस में एक दूसरे को जोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए लगते हैं। अब इस चीज को हम लोग, मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। ये देखें, ये एक इन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया है सेल वॉल का। ये एक है इसके अंदर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एक है इसके अंदर एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट का ये रिंग है और इसके ऊपर अमाइनो एसिड अटैच है। तो ये क्या हुआ है? अमाइनो एसिड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है। ये एक मॉलिक्यूल नंबर वन और ये दूसरा मॉलिक्यूल नंबर टू। और ये आपस में अटैच कैसे हैं? ये देखें, ये पहले मॉलिक्यूल का एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल मोरामिक एसिड के जो अमाइनो एसिड चेन है वो आपस में जुड़ी हुई है, आपस में लिंक्ड है। और ये क्रॉस लिंक्स हैं, ये स्ट्रेट लिंक्स नहीं है, ये क्रॉस लिंक्स हैं, क्रॉस ब्रिजेस हैं। पेप्टाइड ब्रिज जो है इसके अंदर बना हुआ है। अमाइनो एसिड्स का जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं। तो ये चीज आपको समझाने वाली थी कि ये जो टर्म है अमाइनो एसिड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है कि जो मॉलिक्यूल होगा वो कार्बोहाइड्रेट का होगा। जैसे ये देखिए एक रिंग बनी हुई है, हेक्सा रिंग है ये, इसको हेक्सोस भी कहते हैं। नॉर्मली ये ग्लूकोज की रिंग होती है। इसके साथ जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ अमाइनो एसिड अटैच है, अमाइनो एसिड की चेन है एक। तो क्या हो गया? ये अमाइनो एसिड कंटेन किया हुआ है किसने? अमाइनो एसिड को रखा हुआ है किसने? कार्बोहाइड्रेट ने। तो अमाइनो एसिड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट एक ये हो गया, अमाइनो एसिड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट एक ये हो गया, और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इनके अमाइनो एसिड इनको आपस में जोड़ते हैं। अब ये चीज़ हम बुक से पढ़ते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन एक लार्ज मॉलिक्यूल है और ये दो मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल है, और दो मॉलिक्यूल्स क्या हैं? एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल मोरामिक एसिड। और ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल मोरामिक एसिड जो हैं ये एक्चुअल में क्या हैं? ये अमाइनो एसिड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनकी अभी हम लोगों ने ये डायग्राम देखी थी। अगर आपने ये ड्रॉ भी करनी है तो आप कर सकते हैं। और ये आपस में किस तरीके से जुड़े होते हैं? क्रॉस ब्रिजिंग से जुड़े होते हैं, स्ट्रेट लिंक नहीं है, क्रॉस ब्रिजिंग है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझाने के लिए ही मैंने आपको जो है वो डायग्राम शो की थी। फिर आगे आता है सेल वॉल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेल वॉल का, ये आपको पेपर में आ सकता है और आया भी हुआ है। अगर आप पास पेपर्स गौर से देखें तो ये पेपर में आया भी हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि सेल वॉल
की बेसिस के ऊपर बैक्टीरिया को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। सेल वॉल की बेसिस के ऊपर हम बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला ग्रुप है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा ग्रुप है ग्राम नेगेटिव। अब इस चीज को एक के अंदर जो है वो सेल वॉल डिफरेंट है, दूसरी के अंदर सेल वॉल थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, एक के अंदर सेल वॉल क्या है, डिफरेंट, और दूसरी के अंदर क्या है, सेल वॉल डिफरेंट। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर जो मेन डिफरेंस है मैंने आपको बताया कि वो है आपकी सेल वॉल का। ग्राम पॉजिटिव के अंदर सेल वॉल की जो थिकनेस है वो ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर इसकी थिकनेस है 25 नैनोमीटर तक। ग्राम नेगेटिव के अंदर जो है सेल वॉल की थिकनेस जो है वो कम है, और वो क्या है, 3 नैनोमीटर तक। ग्राम पॉजिटिव के अंदर थिकनेस ज्यादा है, 25 नैनोमीटर तक। तो ये जो 25 नैनोमीटर तक खाली इसके अंदर सेल वॉल की जो थिकनेस है, इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन है एक्चुअली। ये पेप्टिडोग्लाइकन है। तो इसके अंदर जो एक्चुअल पेप्टिडोग्लाइकन है दैट इज 60 to 90%। तो 60 to 90% जो है इसके अंदर कंपोजिशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन है इसके सेल वॉल के अंदर। ग्राम नेगेटिव में तो इतनी नहीं है, ग्राम नेगेटिव में ओनली 3 नैनोमीटर है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर एक और कंपाउंड मौजूद होता है, एक एडिशनल पॉलीसेकेराइड मौजूद होता है इस सेल वॉल के अंदर, विच इज टेकोइक एसिड। ग्राम नेगेटिव के अंदर ये मौजूद नहीं होता, इसके अंदर ये एब्सेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव जो है उसमें 60 to 90% जो है पेप्टिडोग्लाइकन हो गया, और कुछ बाकी थोड़े और कंपाउंड्स हो गए। लेकिन ग्राम नेगेटिव के अंदर तो सिर्फ 3 नैनोमीटर तक है, बाकी क्या चीजें होंगी। इसके अंदर बाकी होते हैं डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं। इस वजह से जो ग्राम नेगेटिव होता है उसकी जो सेल वॉल की कॉम्पोजिशन होती है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव जो है उसके अंदर चूंकि कम पेप्टिडोग्लाइकन होता है और ज्यादा मिकदार में अदर मेजर कंपाउंड्स होते हैं, बहुत से डिराइव कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि पॉलीसेकेराइड्स, लाइपोप्रोटीन्स हो गई, लाइपोप्रोटीन्स हो गई, प्रोटीन्स के अदर कंपाउंड्स, लिपिड्स के अदर कंपाउंड्स, पॉलीसेकेराइड्स के अदर कंपाउंड्स, इनके कंबाइंड इनके कंपाउंड्स, बहुत से जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है ग्राम नेगेटिव की जो कंपोजिशन होती है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब इसमें जो है आपको अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन अ डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का जब भी आपने डिफरेंस लिखना है, 5 नंबर का अगर आपको सवाल आता है, तो आपने दरमियान में लाइन लगानी है, और यहाँ पे कम से कम भी जो है ना आप लोगों के 5 से 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फिर इधर ना एग्जाम्पल्स नहीं लिखी हुई, तो आप ना ग्राम नेगेटिव के अंदर लिख लो एस्टेरिशिया कोलाई, और ग्राम पॉजिटिव के अंदर लिख लो स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स भी आप लोग साथ मेंशन कर लो। और राइट साइड पे अगर आपने लिखना है कि इसके में इसकी सेल वॉल की थिकनेस 25 है, लेफ्ट साइड के ऊपर आप ग्राम नेगेटिव में लिखो इसकी 3 है। एक साइड के ऊपर लिखो आपके इसमें टोकोइक एसिड मौजूद है, साथ ही उसकी दूसरी साइड पे लिखो इसमें टोकोइक एसिड एब्सेंट है। इसमें एक में लिखो कि इसकी कॉम्पोजिशन सिंपल है, दूसरे में लिखो इसकी कॉम्पोजिशन कॉम्प्लेक्स है। एक में लिखो कि इसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक लाइपोप्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स वगैरह सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, दूसरे में लिखो उसमें मौजूद नहीं होती हैं। तो इस तरीके से करके दरमियान में लाइन लगा के दोनों का डिफरेंस लिख के आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ये देखें डायग्राम। अब इसमें ग्राम पॉजिटिव को अगर देखें, ये तो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल। अब ये देखें, ये हो गया पेप्टिडोग्लाइकन, जिसके अंदर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल मोरामिक एसिड ने आपस में जो है अमाइनो एसिड के साथ ब्रिजिंग की हुई है, अमाइनो एसिड आपस में बॉन्डेड है। ठीक है, तो इसके अंदर थिकनेस देखें पेप्टिडोग्लाइकन की ज्यादा है, और सेम अब इसके अंदर थिकनेस देखें पेप्टिडोग्लाइकन की, इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन ये जस्ट ये 2 लेयर्स हैं, इसके अंदर थिकनेस कम है। अब इसके अंदर अगर सेल वॉल में
पेप्टिडोग्लाइकन कम है तो इसके अंदर देखें और भी बड़ी चीजें हैं, जैसे कि ये लाइपोपोलीसेकेराइड हो गया, इसके अलावा और भी ये लाइपोप्रोटीन हो गया। तो इसके अंदर और बड़ी चीजें मौजूद हैं। तो दैट इज वाई अगर इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन कम है तो इसके अंदर दूसरी और चीजों की वजह से इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, और इसके अंदर मोस्टली 60 to 90% अगर पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद है तो इसकी जो सेल कॉम्पोजिशन है वो क्या है, सिंपल। अब जब इसके क्वेश्चन आप लिखेंगे, आप लोगों को एक मैंने असाइनमेंट देनी है कि जितनी भी आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं सारे मुझे जो है कल के लेक्चर से पहले पहले अपने अपने जो है रजिस्टर्स के ऊपर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाएंगे, जिसमें कम से कम इनके 5 से 7 जो है डिफरेंस लिखने हैं, दरमियान में लाइन लगानी है, एक साइड पे ग्राम पॉजिटिव के, एक साइड पे ग्राम नेगेटिव के, और फिर लास्ट में जो एंडिंग करनी है आपने क्वेश्चन की वो आपने दोनों की एग्जाम्पल के साथ करनी है। ये मैंने आप लोगों को जो है ये चीज एक्सप्लेन कर दी है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो आपकी 3 मेम्ब्रेन्स थी जो बैक्टीरिया की गिर थी, उनमें जब सबसे लास्ट थी दैट वाज कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है, कह रहे हैं कि मोस्टली कोकाई और बेसिलाई में सबसे बाहर जो है वो एक स्टिकी सा जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि उसको चिपकने में मदद देता है, अटैचमेंट में मदद देता है। तो ये क्या है, ये कैप्सूल है। इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो ये पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स की एक लेयर है, और जो है स्पाइरल्स के अंदर जो है कैप्सूल नहीं बनता। ये जो पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स हैं, इसकी मजीद अगर हम डिटेल में जाएं, चलिए सबसे पहले तो हम ये अंडरलाइन कर लेते हैं ना कि कोकाई और बेसिलाई के गिर्द ये मौजूद होगा। स्टिकी है, चिपकने वाला, जिलेटिनियस है, चिपकने वाला है, जेल की तरह का है, स्मूथ लेयर बन जाती है इसकी, सेल वॉल के बाहर मौजूद होता है तो सेल वॉल के बाहर इसकी स्मूथ लेयर बन जाती है। पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है। कौन सा पॉलीसेकेराइड, आगे उन्होंने बताना है। द लूज लेयर ऑफ कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो ह्यूमन मसल्स के अंदर भी मौजूद होता है। ग्लाइकोकैलिक्स एक, ये एक टर्मिनोलॉजी आप मसल्स में भी पढ़ेंगे। तब आप लोगों ने मुझे डिफरेंस बताना है कि इस ग्लाइकोकैलिक्स और उस ग्लाइकोकैलिक्स में क्या डिफरेंस है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हम लोगों ने क्या है कि इसके अंदर कौन सा पॉलीसेकेराइड मौजूद है। इसके अंदर इट कंटेन्स ए मास ऑफ tangled fibers of dextrin। अब डेक्स्ट्रिन इज अ पॉलीसेकेराइड। कौन सा पॉलीसेकेराइड मौजूद है, डेक्स्ट्रिन। इसको अंडरलाइन कर लें। अब ये जो स्टिकी सब्सटेंस है, ये इसकी जो स्टिकी नेचर है, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि इसकी मदद से बैक्टीरिया, क्योंकि ये सबसे बैक्टीरिया के आउटर है और ये स्टिकी है, चिपकने वाला है, तो इसका फायदा ये है कि बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करता है, होस्ट के साथ या किसी भी सरफेस के साथ अटैचमेंट में ये बैक्टीरिया को हेल्प करता है। उसके अलावा अब ये जो स्लाइमी सा सब्सटेंस बना देते हैं ये बैक्टीरिया, तो ये ऐसे बैक्टीरिया अगर किसी चीज को कंटेमिनेट करते हैं, जैसे किसी फूड आइटम को कंटेमिनेट करते हैं, तो उसके अंदर स्लाइमी स्लाइमी हो जाएगा वो फूड, तो इस तरीके से वो फूड को खराब कर देते हैं। अब ऐसा बैक्टीरिया जो कि स्लाइमी नहीं है, अगर वो फूड को कंटेमिनेट करे तो थोड़ी क्वांटिटी में तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो है फूड आपकी कंटेमिनेटेड है। आप लोग उसको मिर्च मसालों में मजे ले लेके खा जाओगे, क्योंकि आपका बैक्टीरिया मौजूद होगा लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में, स्लाइम भी नहीं प्रोड्यूस कर रहा, कोई इसके जो है फिजिकल सिम्टम्स भी नहीं है कि वो मौजूद है या नहीं। लेकिन ऐसा बैक्टीरिया जो कि स्लाइम प्रोड्यूसिंग है, जिसके गिर्द कैप्सूल मौजूद है, अगर वो बहुत ज्यादा कंटेमिनेट कर देता है आपकी फूड को, तो आपको तो विजिबली पता चल जाएगा कि ये स्लाइम स्लाइम प्रोड्यूसिंग है। तो आपकी टेस्ट, आपके फूड का टेस्ट भी खराब हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो है आपकी फूड का टेस्ट खराब हो रहा है, आपको खा भी नहीं सकोगे, और वो फूड खराब भी हो जाएगी। फिर आता है साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म फिल होता है, ये साइटोप्लाज्म फिल है। साइटोप्लाज्म जो है, ऐसी अगर हम कंपोजिशन देखें तो ये सेमी फ्लूइड या सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। इसके अंदर क्या और क्या क्या चीजें होती हैं, इसके बहुत से कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक आइंस, और ये सारे किसमें डिजोल्व हैं, वाटर के अंदर।
नेक्स्ट हमारे पास जो है आता है क्रोमोसोम्स। बैक्टीरिया हमने सबसे पहले जब इसको स्टार्ट किया था हमने पढ़ा था ये प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट का मतलब है कि इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि जो इसका सेल है उसके सेल में जो न्यूक्लियस का जो है कि गिट कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। इसका जितना भी न्यूक्लियर मैटर है वो कहीं ना कहीं टैंगल्ड फॉर्म में सेल के अंदर ही पड़ा होगा जैसे। और वो जगह जहाँ पे ये डेंस एरिया जहाँ पे इसका डीएनए या क्रोमोसोम्स या न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा होगा उसको हम उस जगह को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। अब आप मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि यहाँ पे न्यूक्लियोइड के स्पेलिंग थोड़े गलत लिखे हुए हैं। आपकी डायग्राम में जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियोइड के स्पेलिंग ये होते हैं। इवन आपकी किताब के बैक्टीरिया के पहले पेज के ऊपर भी डायग्राम में न्यूक्लियोइड के स्पेलिंग ठीक लिखे हुए हैं। यहाँ पे टेक्स्ट पे गलत है तो आप यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। तो बैक्टीरिया जो है उसमें कोई डिस्टिंक्टिव न्यूक्लियस नहीं है। डिस्टिंक्ट मीन्स वाजिया न्यूक्लियस नहीं है। और इस वजह से ही इसको प्रोकैरियोट कहा जाता है। वो बैक्टीरिया के जो डीएनए या क्रोमोसोम्स या न्यूक्लियर मटेरियल है वो सेल में किसी एक जगह के ऊपर मौजूद होगा, सस्पेंडेड होगा। उस जगह को न्यूक्लियोइड, उस रीजन को जो है हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड कहेंगे। इसको अंडरलाइन करें और स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा न्यूक्लियोइड के। नेक्स्ट जो एक और चीज है वो ये है कि आप जो बैक्टीरिया के जो डीएनए है उसके अंदर प्रोटीन्स नहीं होती। आपके जो आपका जो ह्यूमन डीएनए है उसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद है जिनको हिस्टोप्रोटीन्स कहते हैं जो आपके डीएनए का हिस्सा है। लेकिन बैक्टीरियल डीएनए के अंदर ये प्रोटीन्स मौजूद नहीं है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसको जरूर अंडरलाइन करें आप। नेक्स्ट इसका पार्ट है प्लाज्मिड। हम लोगों ने लास्ट टाइम डायग्राम में भी देखा था कि प्लाज्मिड क्या होता है। ये देखें सेल के अंदर एक ये डबल रिंग मौजूद है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। अच्छा, अब ये हर सेल के हर बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद नहीं होती। कुछ बैक्टीरियाज के अंदर मौजूद होती है और कुछ के अंदर मौजूद नहीं होती। जैसे ये एक डायग्राम में देखें इसके अंदर भी ये डबल रिंग्स मौजूद हैं। ये प्लाज्मिड्स है। अब जो प्लाज्मिड है वो कर, इसका ना एज सच वो काम नहीं है कि अगर ये अब सेल से निकाल दें तो सेल मर जाए। इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई काम नहीं है। फिर इसका क्या काम है? अगर इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम नहीं है तो फिर इसका काम क्या है? प्लाज्मिड जो है सबसे पहले ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है। लेकिन ये डीएनए जो है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नहीं होता। नॉट एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नहीं होता। अगर आप इसको रिमूव कर देंगे तो फिर भी आपका सेल जिंदा रहेगा। ये फिर इसका काम क्या है? इसका काम है ड्रग रेजिस्टेंस के लिए। ड्रग ड्रग रेजिस्टेंस आपने कभी सुना होगा। जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं उनकी रेजिस्टेंस आ जाती है। मतलब कि आपने एक दफा खाई आप ठीक हो गए, दो दफा खाई ठीक हो गए। मल्टीपल टाइम्स जब आप लेते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी मेडिसिन जो है उसका असर होना खत्म हो जाता है। तो ये इस सारी सिचुएशन को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस आ गई है। ड्रग अपना असर नहीं दिखा रही। तो क्यों रेजिस्टेंस आती है? क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है, जो कॉजेटिव एजेंट है, जो पैथोजन है, जो बीमारी कॉज कर रहा है उसके अंदर प्लाज्मिड मौजूद है। प्लाज्मिड जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस कॉज कर देता है कि वो एक ड्रग ने आई है बॉडी में, उसने बैक्टीरिया को किल कर दिया, फिर आई बैक्टीरिया को किल कर दिया, फिर आई बैक्टीरिया को किल कर दिया। मल्टीपल टाइम्स में बैक्टीरिया जो है उसका प्लाज्मिड उसके अंदर जो डीएनए और वो सारे उसके मार्कर्स जो है वो रख लेते हैं। और क्या होता है कि मल्टीपल एंट्री के ऊपर अब मेडिसिन आई और प्लाज्मिड जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस कॉज कर चुका होगा। वो ड्रग बॉडी के अंदर आके अब बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकेगी उस मैकेनिज्म से जिस मैकेनिज्म पे रेजिस्टेंस आ चुकी हुई है। जो मार्कर जो है प्लाज्मिड ने लॉक कर लिया हुआ है कि भाई इस तरीके से तो नहीं, अब मुझे तुम खत्म कर सकते बैक्टीरिया को। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा जो है स्लैंग में समझाया है। तो इसका काम ड्रग रेजिस्टेंस का है। और ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से इसको हम आर फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? आर फैक्टर्स। अब इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट और भी काम है जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? ये देखें ये डबल रिंग होता है। एक बाहर की तरफ रिंग है और ये एक अंदर की तरफ। ये डबल रिंग होता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? अब जैसे फर्ज करें कि मैंने एक हार्मोन बनाना है।
अब हार्मोन तो बायोलॉजिकल ड्रग है, वो मैं केमिकल लैब में तो नहीं बना सकती। तो मैं क्या करूंगी, इसका प्लाज्मिड निकालूंगी, उस हार्मोन की जो जीन है स्पेसिफिक उसको इस प्लाज्मिड में इंसर्ट करूंगी और दोबारा से बैक्टीरिया के अंदर ऐड कर दूंगी। अब बैक्टीरिया हर 20 मिनट्स के बाद जो है ये मजीद बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड होता रहता है, इसकी रिप्रोडक्शन होती रहती है। तो जैसे जैसे ये रिप्रोड्यूस करता जाएगा, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू आवर्स और आफ्टर फ्यू डेज, जितने भी बैक्टीरियाज बनेंगे उन सब के अंदर वो जीन मौजूद होगी जो कि मैंने इसके प्लाज्मिड के अंदर एंटर की थी। इस तरीके से मैं एक जीन मार्कर को देख के ढेर सारी जीन्स जो है वो प्रोड्यूस करवा सकती हूँ। तो दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग जो है जीन्स को जो है इंसर्ट कर देते हैं, जीन्स को कट कर देते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम लोग कुछ जो है बायोलॉजिकल चीजें बना सकते हैं। राइबोसोम्स सेल के अंदर जो है वो कुछ ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि आरएनए और प्रोटीन से मिलके बनते हैं। और ये बनाते क्या हैं, ये हमारी बॉडी में प्रोटीन को बनाते हैं। बनते किससे हैं, आरएनए और प्रोटीन से। और बनाते क्या हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करते हैं। फिर कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। इंक्लूजन बॉडीज का क्या काम होता है, इंक्लूजन बॉडीज एक्चुअली में जब फूड बहुत एक्सेसिव होता है बैक्टीरिया के पास, तो वो कुछ फूड अपने अंदर स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये अपने अंदर कुछ जो है वो स्टोर कर लेगा, ये ऐसे डॉट 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 बना लेगा। ये जो पिंक पिंक है, दीज आर इंक्लूजन बॉडीज, ये गोल गोल राउंड राउंड। तो एट द टाइम ऑफ स्टारवेशन जब फूड अवेलेबल नहीं है तो बैक्टीरिया इसको यूज करके जो है फॉर द पीरियड ऑफ स्टारवेशन में, स्टारवेशन होता है कहत, मतलब वो टाइम जिसमें उसे फूड नहीं मिल रहा, उसमें इसको स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स को, स्टोर्ड फूड को वो यूटिलाइज कर सकता है। फिर आता है वोल्यूटन एंड मैग्नेटोसोन। वोल्यूटन क्या करता है, वोल्यूटन जो है ना, कुछ एक केमिकल है फॉस्फेट, उसके डिपॉट्स हैं। डिपॉट होता है जखीरा, मतलब कहीं कहीं पे बैक्टीरियल सेल के अंदर फॉस्फेट मौजूद है। अब फॉस्फेट की मौजूदगी क्या करती है, जब हम बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको डाई करते हैं, इसकी स्टेनिंग करते हैं, तो ये जो फॉस्फेट है ना, ये मिथाइलिन ब्लू से डाई हो जाता है। ठीक है। और इस मदद से अब कुछ के अंदर वोल्यूटन मौजूद होगा, कुछ के अंदर नहीं होगा, तो इस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन में हमें बड़ी हेल्प मिल जाती है। फिर आता है मैग्नीटोसोन। मैग्नीटोसोन भी जो है यहाँ पे, मीजोसोम, मैग्नीटोसोन जो है ये इसको अपनी ओरिएंटेशन बनाने में हेल्प करता है। ओरिएंटेशन क्या होती है, मतलब कि मैंने किधर को मूव करना है, मैंने किस जगह को मूव करना है, मैंने राइट साइड पे जाना है, मैंने लेफ्ट साइड पे जाना है, मैंने टुवर्ड्स, अगर जो हीट लविंग है वो टुवर्ड्स हीट जाएंगे, जो वाटर लविंग है वो टुवर्ड्स वाटर जाएंगे, जो सॉल्ट लविंग है वो टुवर्ड्स सॉल्ट मूव करेंगे। फ्लेजेला है ना इनके अंदर, फ्लेजेला मूवमेंट में हेल्प करता है। अब हम लोगों ने यहाँ पे दो चीजें देखी हैं लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट में नहीं बताई हुई। पिलाए जो हैं ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, किसी भी होस्ट के साथ अटैचमेंट में हेल्प करती है पिलाए। और ये जो फ्लेजेला है ये मूवमेंट में हेल्प करता है, ये विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, विप मींस कोड़ा। विप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किस में हेल्प करेगा, ये हेल्प करता है आपकी इसकी मूवमेंट में।